5 राज्यों में चुनावी घमासान तेज होते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को ईडी के छापों का डर सताने लगा है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी के छापों का अंदेशा जताया, जिसकी बड़ी वजह कुछ दिनों पहले पेपर लीक केस में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर पड़े छापे रहे। मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, अब वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। चूंकि राजस्थान में ईडी ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, इसलिए दिग्विजय इसे चुनावी राजनीति से जोड़ते दिखे। अगर होता है तो आपको पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह के पास कहां की जानकारी रहती है। यही नहीं, दिग्विजय ने ईडी के छापों का वक्त तक बता दिया। अगले 4 दिन में देख लो। जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करना दिग्विजय का सच है या सियासी पैंतरा, इसका खुलासा तो वक्त ही करेगा। चुनाव प्रचार के बीच शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तुलसी सिलावट अपने क्षेत्र सांवेर में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनको घेर लिया और विकास न होने की बात कहकर मंत्री तुलसी सिलावट के सामने ही नाराजगी जता दी। ग्रामीणों ने तुलसी सिलावट से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछा, जिसके बाद तुलसी सिलावट तिलमिला गए और दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई। उस दिन बच गए मरते कुछ भी नहीं गाँव में विकास, ये जो टंकी है कुछ भी नहीं किया, मैंने बोल दिया ना तेरी बात। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि तुलसी सिलावट ने लोगों की नाराजगी दूर करने के बजाय ये तक कह दिया कि वोट ही मत देना। कुछ भी नहीं गाँव में विकास, ये जो टंकी है कुछ भी नहीं किया, मैंने बोल दिया ना तेरी बात। तेरी बात और बोल, तेरे से बोलो मत देना भाई। तुलसी सिलावट का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सवाल जवाब कर रहे शख्स को थप्पड़ तक मारने की कोशिश की। तेरी बात बिल्कुल मत देना और बोल, तेरे से बोल रहा हूँ मत देना भाई। और ज्यादा और क्या बोलूँ मैं मेरे भाई को बोला कुछ भी नहीं। काफी देर तक ये बहस चलती रही। कैबिनेट मंत्री के ऐसे रुख बर्ताव को देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन मंत्री के सामने होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी समस्याओं को मंत्री तुलसी सिलावट के सामने जोर शोर से उठाया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तुलसी सिलावट को बिना प्रचार किए ही वहां से लौटना पड़ा। लेकिन असली हंगामा तो तब मचा जब किसी ने बहस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आया तो कांग्रेस ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की और इसे बीजेपी के अहंकार से जोड़ दिया। सवाल पूछेगी जनता, जवाब चाहिए जनता को इस भ्रष्टाचार का। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और उनके नेता जनता के बीच जाने से घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर आज मेहसाणा पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 5800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क और सिंचाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री एक रोड शो के जरिए समारोह स्थल तक पहुंचे तो उन्हें देखने सुनने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। मंच पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का पहले औपचारिक रूप से स्वागत हुआ, जिसके बाद उन्होंने तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज लगभग 6000 करोड़ રૂપિયાના વિકાસના પરિયોજના શિલાન્યાસના કામો આજે અહીંયા મોકો મળ્યો। सरदार पटेल के जन्मदिन से एक दिन पहले उन्होंने लौह पुरुष को भी याद किया और गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची लौह प्रतिमा का भी जिक्र किया। સરદાર સાહેબને સાચ અર્થમાં ખૂબ ઊંચાઈવાળી શ્રદ્ધા આપણે વ્યક્ત કરી છે અને આવનારી પેઢીઓ પણ જ્યારે સરદાર સાહેબની મૂર્તિ જુએ ને ત્યારે એમનું માથું નહીં નમે, એમનું માથું ઊંચું જોશે। प्रधानमंत्री ने उत्तर गुजरात में पानी की किल्लत दूर करने वाली सुजलाम सुफलाम योजना से लेकर बनासकांठा के मेगा फूड पार्क का जिक्र सरकार की उपलब्धियों के रूप में किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पुण्यतिथि पर गुरु गोविंद जी को भी याद किया। इससे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले अंबाजी मंदिर के लिए निकल पड़े, जहां पहुंचने से पहले रास्ते में उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सड़क के किनारे मौजूद लोगों ने पीएम मोदी की गाड़ियों पर फूलों की बारिश शुरू कर दी।
मंदिर पहुंचने के बाद मोदी ने मां अंबे के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से पूजा की। ये वही मंदिर है जिसे नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शक्तिपीठ बताया था। प्रधानमंत्री जैसे खास भक्त के पहुंचने से पहले अंबाजी मंदिर की साज सज्जा पूरी कर उसे भव्य रूप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच के सामने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसकी समीक्षा करना न तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और न ही जनता को चुनावी बॉन्ड का सोर्स जानने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड योजना किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं और इसकी तुलना किसी उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड जानने से नहीं की जा सकती, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पॉलिसी फंड देने वालों की प्राइवेसी का लाभ देती है। इस पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर गलत तरीके से बड़े बड़े कॉर्पोरेट से फंडिंग का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि सच्चा लोकतंत्र तब है जब सियासी दलों को डोनेशन देने वालों की पहचान छुपी रहे, ताकि अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें बदला लिए जाने का डर ना हो। प्याज के बढ़ते दामों का असर चुनावी राज्यों में भी साफ नजर आ रहा है। राजस्थान के जयपुर में जो प्याज 10 दिन पहले 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वही प्याज अब राजस्थान के लोगों को सबसे ज्यादा रुला रहा है, क्योंकि जयपुर में तो प्याज की कीमतों ने सेंचुरी लगा दी। अभी कई राज्यों में प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो है, लेकिन जयपुर में प्याज ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए। इसके कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक नवंबर में प्याज अभी और महंगा होगा, लिहाजा इसके दाम कम होने के आसार फिलहाल नहीं है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी प्याज के दाम बढ़ने से खरीदारी करने पहुंचे लोग परेशान नजर आए। पहले टमाटर नहीं रुलाया था, टमाटर 200 के पार पहुंचा था, और अगर आज प्याज की बात की जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो प्याज है वो भी शतक लगाने के बहुत करीब है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में भी प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। 50 रुपए किलो हो रही थी, अब 80 हो रही है, तो गरीब आदमी क्या खाया। मंडियों में जहां प्याज के दाम 70 से 80 रुपए हैं, वहीं थोक बाजार में 90 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। प्याज के दाम पिछले 10 दिनों में इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब उसके जल्द कम होने के आसार भी कम ही दिख रहे हैं। प्याज कारोबारियों के मुताबिक जब तक नया प्याज बाजार में नहीं आएगा तब तक दामों में कमी नहीं आएगी। और यही वजह है कि देश की बड़ी मंडियों में भी प्याज के दाम आसमान पर हैं। मुंबई की दादर मंडी में भी प्याज 80 के पार पहुंच गया। 80 रुपए किलो हो गया है। अभी आगे आगे देख रहे हैं कि 150 रुपए तक जाएगा। खाने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वहीं घर का बजट संभालने वाली महिलाएं भी दाम बढ़ने से परेशान नजर आईं। पहले 700 में एक हफ्ते का सब्जी आता था, अभी 1500 में भी नहीं आता है। यूपी के आगरा में भी लोग प्याज का दाम बढ़ने की वजह समझ नहीं पाए। 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं, कभी 50, कभी 60, कभी 80, आज 80 है। आज पता किया तो मालूम पड़ा कि प्याज के रेट 80 हो गए। पहले टमाटर 200 तक पहुंच गया, आज प्याज पहुंच गया 80। माना जा रहा है कि दिवाली में भी प्याज के दाम आसमान पर ही रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। इंदौर में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरा। कांग्रेस प्रत्याशियों ने लाव लश्कर के साथ नामांकन रैली निकाली, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ और इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार शामिल हुए। नामांकन के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुर्ग कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में आज से नामांकन शुरू होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं। उम्मीदवार 6 नवंबर तक नामांकन भर सकेंगे। वहीं राजस्थान में इस बार वोटिंग के लिए 11 घंटे का समय दिया गया है, यानी वोटर्स 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर नहीं बदलती। रोजगार के साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी बुंदेलखंड तरस रहा है। और उसी बुंदेलखंड का एक जिला है टीकमगढ़। जी न्यूज की टीम जब टीकमगढ़ के एक आदिवासी गांव कौड़िया पहुंची तो यहाँ की बदहाली देखकर सवाल उठता है कि क्या वाकई ये 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है।
जी न्यूज की टीम जब कौड़िया गांव की आदिवासी बस्ती में पहुंची तो गांव की महिलाएं मटके और बाल्टी लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर एक हैंडपंप पर पानी भरने जा रही थीं। टीकमगढ़ जिले में इस समय कौड़िया गांव में हम हैं और एक आम महिला का जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है, देखिए सर पर इसी तरह से पानी रखकर ये तमाम महिलाएं जो हैं रोजाना घर से निकलती हैं, पहले खाली मटके लेकर। महिलाएं या तो कुएं से पानी लाती हैं या हैंडपंप से। ज्यादातर महिलाएं हाथ और सिर पर पानी से भरे मटके पकड़ कर ले जा रही थी। पैरों में चप्पल तक नहीं थी। पैर में देखिए नंगे पैर निकलते हैं ये लोग गर्मी में, और पत्थर कांटे कुछ भी लग जाते हैं आप लोगों को। बहुत दिक्कत बहुत होती है। इतना भार लेके आप लोग चल लेते हैं। बहन जी चलने पड़े, पीने पड़े तो चलने पड़े। कुछ में न मजदूरी न कुछ हेड पंप की व्यवस्था कुछ नहीं है। एक हेड पंप है वही बिगड़ जाते 2-2 4-4 दिन। पानी लाने वाली महिलाओं में कई बुजुर्ग महिलाएं भी थी, लेकिन प्यास बुझानी है तो बुढ़ापे में दर्द और बोझ उठा रही हैं। इन महिलाओं ने बताया कि पीने का पानी लाने के लिए वो रोजाना 4 से 5 चक्कर लगाती हैं। पानी लाना इनके लिए रोज का संघर्ष है। एक एक बूंद पानी इनके लिए सोने से ज्यादा कीमती है। क्योंकि खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हर काम के लिए पानी चाहिए और इनके गांव में पानी नहीं है। हैंडपंप खराब रहता है और अगर पानी आता भी है तो गंदा। 2 से 5 किलोमीटर पानी के लिए कुछ महिलाओं के पास लोहे की बनी हाथ गाड़ी भी है, लेकिन हाथ गाड़ी खरीदना भी सबके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है और पैसे इनके पास है नहीं। कुछ लोगों ने इस तरह से इंतजाम भी किया हुआ है, जो गाड़ी पे इस तरह से पानी भर के ले जाते हैं, लेकिन इसको भी खींचना मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। हाँ, खींच कर ले जाते हैं। ऐसे कच्चे रास्ते में ले जाते होंगे तब तो दिक्कत होती है। दिक्कत होती है बहुत। सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही योजनाएं दम तोड़ देती हैं। गांव में रोजगार न होने की वजह से ज्यादातर नौजवान पीढ़ी बाहर चली गई है। गांव में ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं ही रह गई हैं। यही नहीं, गांव में ज्यादातर मकान कच्चे ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ आधे बने पक्के मकान भी दिखे, लेकिन उन पर ताले पड़े थे। लोग ईंट की दीवार खड़ी करके कामकाज के लिए बाहर चले गए। शौचालय तो बनाए गए, लेकिन वो किसी काम के नहीं, क्योंकि जब गांव में पानी नहीं है तो शौचालय में कहां से आएगा। इसलिए शौचालय गोदाम बन गए हैं। आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो मेरे पीछे आप एक गोदाम देख रहे हैं जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भरी हुई हैं। दरअसल ये कोई गोदाम नहीं है, ये शौचालय ही है। ये शौचालय BN लोंगसोर नाम के व्यक्ति के घर का है। इन्होंने शौचालय बनवाने के लिए खुद जेब से 6,000 रुपए लगाए, लेकिन वो पैसा भी अब तक सरकार से नहीं मिला। BN लोंगसोर शरीर से थोड़ा विकलांग है। उन्होंने गांव नहीं छोड़ा। यहाँ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं। अपनी बेबसी की कहानी बताते हुए लोंगसोर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस गांव में इनकी जिंदगी बेहद मुश्किलों से कट रही है। कच्चा घर है जिसकी छत काली पन्नी से ढक दी है ताकि बारिश में पानी छत से न टपके। गांव में कोई रोजगार नहीं है। खेती से जो पैसे मिल जाते हैं उससे काम चला लेते हैं। बच्चा बाहर लेकर थोड़ी जाएंगे हम 5 बच्चे। इधर तो चलो ठीक है, एक टाइम खा लेते हैं तो एक टाइम भूखे, लेकिन बाहर चल के तो सब चीजें पैसा की लेने पड़ती हैं कि नहीं। अगर पैसा नहीं होगा उधर क्या करेंगे हम लोग, इसलिए हम बाहर नहीं गए साहब। बुंदेलखंड की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोगों ने अब शायद उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए गाँव छोड़ रहे हैं। टीकमगढ़ के कौड़िया गांव के हालात का जायजा लेने के बाद जी न्यूज की टीम एक दूसरे गांव बनगांव पहुंची। हम जानना चाहते थे कि क्या पानी, बिजली और रोजगार की समस्या सिर्फ एक गांव में है या और गांवों की भी यही कहानी है। और हमें यहाँ भी हालात कौड़िया गांव जैसे ही दिखाई दिए। गांव में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही दिखाई दिए। महिलाओं ने बताया न पानी है और न 1 साल से लाइट आई है। पीने का पानी लेने सुबह 3-4 किलोमीटर दूर चलकर या साइकिल से जाना पड़ता है। सरकारी कागजों में तो लिखा होगा कि हैंडपंप है भी, लेकिन इसमें पानी नहीं है। और पानी के लिए यहाँ पर किस तरह से महिलाओं को जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब हम यहाँ पर पहुँचे, कुछ एक महिलाओं से बात की तो खुद ही वो अपनी जो पीड़ा है वो बयान करती है। दूसरे गांव में जाने पड़ता है, अपने अपने हाल में नहीं है, पानी नहीं है यहाँ। तो कितनी दूर जाना पड़ता है? 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
सुनीता 6 साल पहले शादी करके इस गांव में बहू बनकर आई थी। बच्चे को गोद में लिए सुनीता हमारी टीम को गांव के वो घर दिखाने लगी जिन पर ताले लगे हुए हैं। कुछ ताले इतने पुराने हैं कि उन पर जंग भी लग गया है। घरों में रहने वाले लोग काम की तलाश में दूसरी जगहों पर चले गए हैं। कभी कभी आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 12 साल हो गए बाहर रहते हैं। मैं बच्चा रहते हैं, मैं कमाते 10 साल काम करते हैं और मैं बच्चे पढ़ते हैं। मैं सुनीता कहती हैं इस बार दिवाली के बाद वो अपने पति के साथ ही दिल्ली चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ गांव में कुछ नहीं है, ना उनके लिए ना उनके बच्चों के लिए। दीपावली बाद हम लोग भी चले जाएंगे। गांव में बुजुर्ग और महिलाएं ही ज्यादा हैं, क्योंकि पुरुष मजदूरी के लिए ग्वालियर, झांसी और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं। लाइट पानी नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों के पास ज्यादा विकल्प हैं ही नहीं। इसलिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पुरुष शहरों में कमा रहे हैं। बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं, लेकिन घर में पानी लाने का काम अलग से करते हैं। 7 साल की हीरा नाम की ये बच्ची भी स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद पहाड़ी पर बने अपने घर से गांव के एक हैंडपंप पर पानी लेने जाती है। हीरा, अभी स्कूल से लौटे हो आप? हाँ। तो पानी किस लिए चाहिए? सपरने के लिए। सपरने के लिए। बर्तन साफ करने के लिए? हाँ। अच्छा, तो ये पानी कितनी बार ले जाना पड़ता है आपको? 2 बार। उठा लेते हो इतना भारी पानी? हाँ। हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो पानी हीरा इतनी मेहनत से भरकर लाती है वो पीने लायक तक नहीं है, सिर्फ बर्तन कपड़े धोने के काम आता है। ये पानी आपको भरना है इसमें से, है ना? आ रहा है पानी इसमें। और इसके बाद हीरा पानी के दोनों मटकों को खुद उठाती है और चल पड़ती है अपने घर की ओर। यही हीरा की जिंदगी की दिनचर्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार और पार्टी के लोगों के साथ सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से है। रमन सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। राजनांदगांव की जनता डॉक्टर रमन को चिंता करने के लिए पर्याप्त है। भूपेश जी, आपकी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अमित जोगी ने दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ताल ठोक दी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के लिए जो काम करेगा वही राजस्थान में राज करेगा। केरल में एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में कल हुए सीरियल ब्लास्ट में एक 12 साल की लड़की की भी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल इस लड़की ने इलाज के दौरान देर रात दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। जबकि धमाके में घायल 40 से ज्यादा लोगों में 5 की हालत काफी गंभीर बताई गई। इस बीच जांच एजेंसियों ने आतंकी साजिश का शक भी जताया, क्योंकि डोमिनिक मार्टिन नाम के जिस शख्स ने त्रिशूर में सरेंडर कर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी, उसके तार दुबई से जुड़े हैं। जांच में सामने आया है कि डोमिनिक 2 महीने पहले ही दुबई से भारत आया था। डोमिनिक दुबई में करीब 15 साल से रह रहा था, जहां वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, लेकिन भारत में वो ट्यूशन देने का काम कर रहा था। डोमिनिक के 2 बच्चे हैं और दोनों विदेश में हैं। डोमिनिक मार्टिन का दुबई एंगल निकल करके आना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोमिनिक मार्टिन सिर्फ एक चेहरा हो, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ हो। और यही वजह है कि इस समय एजेंसीज उसकी एक-एक दावों की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि डोमिनिक जांच को गुमराह करने की साजिश रच रहा है। लिहाजा पुलिस अब डोमिनिक के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश में जुटी है, जिसके लिए अभी तक 70 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा चुकी है। पुलिस को इस जांच के दौरान एक नीले रंग की कार भी दिखाई दी, जो शक के दायरे में है, क्योंकि जांच टीमों को इस बात की आशंका है कि धमाके से कुछ देर पहले ही नीले रंग की ये कार कन्वेंशन सेंटर में दाखिल हुई थी। इस बीच डोमिनिक ने दावा किया कि आईईडी उसी ने बनाई थी। उसने अभी तक पुलिस को बताया है, उसके मुताबिक उसने आईईडी बनाई है और उसके बाद जो प्रेयर हॉल था जो उसी के अंदर ले जा करके वो रखी है, उसको प्लास्टिक पे रखा है और उसके ऊपर एक पेट्रोल डाल करके और कुछ पत्ते डाल करके उसको विस्फोट होने के बाद वहाँ पर आग लग गई थी। धमाके के लिए विस्फोटक कहां से आया, इस बात की भी जांच की जा रही है।
अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो एक्सप्लोसिव जो उसने इकट्ठा किया, जो उसने असेंबल किया, आईईडी को कब और कैसे बनाया और कैसे और कब किस वक्त वो यहाँ पर लेकर के आया, तो जो तमाम जो सीक्वेंस है उन सब सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस जांच में एसआईटी के साथ एनआईए और एनएसजी की टीम भी शामिल हो गई है, जो धमाके से जुड़े हर अहम सबूत जुटाने में लगी हुई है। धमाके के पीछे सिर्फ डोमिनिक अकेला था या इस साजिश के पीछे कोई और भी शामिल है, इस बात की भी जांच चल रही है। इस बीच एजेंसियां धमाके वाली जगह पर पहुंची और कन्वेंशन सेंटर के अंदर किस तरह से ब्लास्ट किया गया, इस बात की जानकारी जुटाई गई। जिस कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ था वहां पर एनएसजी, लोकल पुलिस, एसआईटी और एनआईए की टीम मौजूद है और डोमिनिक मार्टिन को लेकर के जो उसने बताया है कि कैसे वो हॉल के अंदर घुसा था, किस तरह से उसने ब्लास्ट किया, तो उन सब बातों के बारे में जानकारी ले रही है। सरेंडर से पहले डोमिनिक ने फेसबुक लाइव पर धमाके की वजह बताते हुए दावा किया था कि वो भी यहोवा समुदाय से संबंधित है, लेकिन उनकी विचारधारा उसे पसंद नहीं। जांच में निकल करके सामने आया है कि डोमिनिक मार्टिन यहोवा समुदाय से ही है, लेकिन वो जो इनकी जो आइडियोलॉजी है उससे बिलीव नहीं करता। उसका मानना है कि जो इनकी आइडियोलॉजी है काफी विस्फोटक है। डोमिनिक ने आरोप लगाया था कि यहोवा समुदाय देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहा है। एर्नाकुलम बम धमाके पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से सवाल पूछे हैं कि हमास के समर्थकों पर केरल सरकार कब एक्शन लेगी। बीजेपी ने धमाके पर कांग्रेस को भी घेरा और आरोप लगाया कि हमास समर्थकों को केरल में कांग्रेस और पिनराई सरकार का समर्थन है। ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका समर्थन इनको क्यों? वहीं तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी ताकतों पर केरल सरकार नरम है। A leader of Hamas, he joined virtually here and he was talking openly about the Hamas. And this government was a silent spectator. What does this mean? धमाके पर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों की। इस बीच सीएम पी विजयन धमाके वाली जगह पहुंचे, साथ ही अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री विजयन ने धमाके को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी की। इजरायली सेना का गाजा में जमीनी हमले बढ़ने लगे हैं। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उत्तरी गाजा के सीमावर्ती इलाकों में घुस गई हैं, जिसका वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया है। इजरायली टैंक सीमा से लगते गाजा के बाहरी इलाके में घुसे। रेत मिट्टी से भरे रास्तों में इजरायली टैंक आगे बढ़े। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायली सीमा के पास उत्तरी गाजा के इरेज शहर में हमास के लड़ाके इजरायली सेना से भिड़ गए। ये लड़ाके सुरंगों से निकले और सैनिकों पर हमला करने लगे। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने यहां हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की कई फोटोज भी जारी की। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजरायल के हवाई हमले भी लगातार जारी है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने 2-3 दिनों में हमास के 600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में हमास के हथियार डिपो, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन और उनके छिपने की जगहों को तबाह कर दिया गया। गाजा के आसमान पर रविवार रात रॉकेट और बमों से निकलती रोशनी और आवाजें गूंजती रहीं। इजरायली हमलों से गाजा का आसमान धुएं से भर गया। जिस वक्त हवाई हमले हो रहे थे उसी वक्त जमीनी हमले भी हुए, यानी इजरायल जमीन और आसमान दोनों से एक साथ हमले कर रहा है। ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान पैदल सेना के बताए हमास की एक बिल्डिंग पर इजरायली एयरफोर्स ने बम गिराए। उस बिल्डिंग में हमास के 20 लड़ाके मौजूद थे। इजरायली पैदल सेना ने गाजा में अल अजहर यूनिवर्सिटी के इलाके में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोस्ट की भी जानकारी दी, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने बम गिराकर उसे तबाह कर दिया। हमास ने भी दावा किया है कि उसने इजरायली सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमास का कहना है कि उसने कई इजरायली टैंकों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। और अपने दावों के सबूत के तौर पर हमास ने भी वीडियो जारी किया।
इस वीडियो को जारी कर हमास ने कहा कि उसके रॉकेट ने इजरायली बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। सेना का काफिला जा रहा था, उसी वक्त एक रॉकेट आगे जा रही गाड़ी पर गिरता है और उसके बाद धमाका होता है। इजराइल के उत्तरी गाजा में मौजूद अल-कुद्स अस्पताल के आसपास कई हवाई हमले किए गए। इन हमलों में अल-कुद्स अस्पताल के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुए हवाई हमले की वजह से अस्पताल के अंदर धुआं और गुबार भर गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। अल-कुद्स अस्पताल में मरीजों के अलावा विस्थापित 14,000 लोगों ने भी शरण ली हुई है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि रविवार को उसे इजरायली सेना ने 2 बार फोन कर अस्पताल को तुरंत खाली करने को कहा था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना था कि अस्पताल को खाली करना नामुमकिन है। Many of them are in the intensive care unit. Evacuating them means killing them. That's why we refuse the evacuation order. इजरायली बमबारी के डर से कई विस्थापित परिवारों ने अल-कुद्स अस्पताल के बाहर ही रात गुजारी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सेना और खुफिया प्रमुखों पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने अपनी ही खुफिया एजेंसियों और उसके प्रमुखों पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो हमास के हमले का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे थे। नेतन्याहू ने लिखा था, मुझे किसी ने भी हमले से जुड़ी कोई चेतावनी नहीं दी थी। इंटेलिजेंस टीम और शिन बेट के अधिकारियों का मानना था कि हमास डरा हुआ है और समझौता करना चाहता है। हालांकि इजरायली नेता और उनके सहयोगी दल जब उनकी आलोचना करने लगे तो नेतन्याहू ने पोस्ट डिलीट कर दिया। उन्होंने नया ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं गलत था, जो बातें मैंने कही वो नहीं कही जानी चाहिए थी और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं सुरक्षा बलों के सभी प्रमुखों का समर्थन करता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू ने अशदोद शहर जाकर इजरायली नौसैनिकों से मुलाकात भी की। नेतन्याहू ने उनका हौसला बढ़ाया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल गाजा युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी सरकार के रुख पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर मोदी सरकार के स्टैंड पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री ने अपने पहले बयान में फिलिस्तीनियों के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया। कांग्रेस गाजा में मानवीय संघर्ष विराम के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति का कड़ा विरोध करती है। इजराइल से दोस्ती का मतलब फिलिस्तीन पर जबरन कब्जे को भुलाना नहीं है। सोनिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में इसकी भूमिका बनाई गई और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में भारत ने स्थापित राजनीतिक संबंध बनाए। दुख की बात यह है कि वो अपने प्रस्ताव में भी कहीं आतंकवाद के हमले का उल्लेख नहीं करते हैं। सोनिया गांधी ने गाजा में नागरिकों पर इजरायली हमलों की निंदा की। गाजा में मानवता की परीक्षा ली जा रही है। हमारी सामूहिक चेतना के जागने से पहले न जाने कितनी जाने जाएंगी। हमास के हमले को फिलिस्तीनी लोगों से जोड़ना बड़ी गलती है। इजरायली रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीनियों को इंसानी पशु कहा। होलोकॉस्ट पीड़ितों की ऐसी अमानवीय भाषा से स्तब्ध हूँ। सोनिया गांधी ने कांग्रेस का रुख साफ करते हुए कहा कि न्याय के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को शांति से रहने का हक है। इजरायल ने गाजा को खुली जेल में तब्दील कर दिया है। फिलिस्तीनियों को बाहर करना 2 राष्ट्र सिद्धांत को खत्म करना है। सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि दुनिया के प्रभावशाली देश युद्ध खत्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध से सबक लेते हुए भारत भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। अगले कुछ सालों में भारत भी इजराइल की ही तरह अपना आयरन डोम सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 2028-29 तक तैनात किया जा सकता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक इजराइल के आयरन डोम की ही तरह काम करेगा। ये सिस्टम 350 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और रॉकेट्स का पता लगा लेगा और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए दुश्मन के इन हथियारों को पलक झपकते ही तबाह भी कर देगा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होगा। इस सिस्टम में 150, 250 और 350 किलोमीटर की दूरी तय दुश्मन के हथियारों को तबाह करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी। जानकारी के मुताबिक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा, जो दुश्मन के प्लेन, ड्रोन या मिसाइल्स की भनक पाते ही एक्शन में आ जाएगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है।
सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को संदिग्ध बताया और जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अभियान का 31 अक्टूबर को समापन होगा। वहीं समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से लोग अपने गांव की मिट्टी लेकर विजय चौक पहुंचे। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी की रिहाई के लिए कोशिश जारी रखेगी। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव ने आज पीडीए साइकिल यात्रा की अगुवाई करते हुए 18 किलोमीटर साइकिल चलाई और जनता को समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कामकाज को दिखाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक हो गया है। आंदोलनकारियों ने बीड में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर ही हमला बोल दिया और इस दौरान आंदोलन में शामिल लोगों ने उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की। इससे पहले आंदोलनकारियों ने प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात नजर आए, जो प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे हटने के बजाय प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और वो मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। जबकि एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर के बाहर तैनात पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। आंदोलनकारियों के आगे पुलिस वालों की एक न चली और वो प्रकाश सोलंकी के घर के अंदर घुस गए और उनके मकान पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो लगा उसी से उनके मकान पर हमला कर दिया। कुछ लोग मकान पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए तो वहीं एक आदमी वहां रखी कुर्सियां तोड़ने लगा। बताया गया कि इस हमले में प्रकाश सोलंकी के घर के सारे शीशे टूट गए, जबकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मराठा आरक्षण आंदोलन के कई इलाकों में हिंसक होने के बाद राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान देने का भरोसा दिया। ये जो कमेटी हमने गठित की है, जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़, जस्टिस शिंदे, ये कमेटी जो है सरकार को भी मार्गदर्शन करेगी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर और इनको भी जो बैकवर्ड कमीशन है उनको भी मदद करेगी। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के हमले के बाद प्रकाश सोलंकी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लूटपाट के लिए इंजीनियरिंग की छात्रा को चलते ऑटो से खींचने वाले एक आरोपी को पुलिस ने आज मुठभेड़ में मार गिराया। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हुई, जहां चेकिंग के दौरान बाइक पर आ रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जितेंद्र नाम का एक बदमाश मारा गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस वालों को भी फायर करनी पड़ी। उसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर भी इंजर्ड हुआ है और उसी से पुलिस के उसी एक्शन में एक बदमाश को गोलियां लगी। इंजीनियरिंग की छात्रा से लूटपाट की घटना के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिबद्धता के साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। वहीं छात्रा से लूटपाट के एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अगर आप कभी भी गंभीर कोविड की चपेट में आए हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जिम में एक्सरसाइज के दौरान या डांस करते करते हार्ट अटैक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले गंभीर कोविड की चपेट में आ चुका है तो वो अपने दिल पर जोर कम डाले। केंद्रीय मंत्री ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी का हवाला देते हुए ये बात कही। मनसुख मांडविया ने कहा कि गंभीर कोविड के मरीज रहे लोगों को 1 से 2 साल तक ज्यादा कसरत, रनिंग और कठिन परिश्रम वाले काम नहीं करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ICMR ने कम उम्र और सेहतमंद लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक पर एक स्टडी की है और उस स्टडी में ये पाया गया कि जिन लोगों को गंभीर कोविड हुआ था उनको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में ICMR ने सलाह दी कि कोविड का शिकार हुए लोग 1-2 साल तक कड़ी मेहनत या एक्सरसाइज ना करें। कुछ दिन पहले गुजरात के अलग अलग शहरों में गरबा के दौरान 20 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, जिसमें कई युवा भी शामिल थे।